अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। एक और नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर्स में जब मैं आपको मुख्तलिफ मैनेजमेंट थ्योरीज़ के मुतालिक आगाह कर रहा हूं, आपको मैं ये बावर करता चलूं जो इस वक्त मैंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है वीडियो लेक्चर्स की। इसका मकसद ये है कि वो तमाम तर अफराद या इंडिविजुअल्स या वो तमाम तर लोग जो इस वक्त एजुकेटर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लेक्चरर इन एजुकेशन के लिए वो मुतमन्नी हैं या फिर वो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट के लिए अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यकीनन मेरे इन वीडियोस से उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ तरह के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट की डिग्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा मिलती रहे। आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने चला हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है। यानी आपने इससे पहले जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी उसके मुतालिक बड़े डिटेल आपने वीडियो मेरे पिछले लेक्चर्स में समझे, आपको मैंने डिटेल और कम्प्रिहेंशन वे में मैंने समझाया था। आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में आपको इस एडमिनिस्ट्रेशन के 5 रूल्स को फॉलो करना होता है और ये रूल्स 1 बाय 1 करके आपको अपने जहन में रखने होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब किसी भी इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग इज़ फर्स्ट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप अगर किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो फिर आपको वहाँ पर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने उस काम को किस तरह से और कैसे करना है, ये मनसूबाबंदी आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ जब आपने ये मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली कि मैंने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैंने ह्यूमन कैपिटल को कैसे यूज़ करना है, मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको मैंने किस तरह से इन एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है, इनके अखराजात को कम करना है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर ही शामिल हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डअप करनी है कि आपने अपने जो यूनिटी ऑफ कमांड है, आपने जो अपने आर्डर्स को आगे पास कराना है तो वो किस तरह से पास कराना है, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसी है, आप दूसरे लोगों से काम करने की कितनी और कैसी सलाहियत रखते हैं, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। तीसरे नंबर पे कमांडिंग। जब आपने प्लानिंग भी कर ली अपने सिस्टम के मुतालिक, आपने उसको ऑर्गेनाइज भी कर ली, अब आपने उसको एग्जीक्यूट कराना है, आपने उसको अप्लाई कराना है, उसको लागू करना है कि एग्जीक्यूशन के लिए आपके कमांडिंग अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी तरह से कमांडिंग अथॉरिटी हैं, आप अच्छी तरह से डिक्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो तीसरे स्टेप पे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर एक लीडर भी होता है, उसको फिर लीडर्स को रोल प्ले करना चाहिए आगे उसको, वरना वो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम तस्वर होती है अगर वो आगे कमांड नहीं कर सकता। जो तीसरा पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसकी कमांडिंग या डिक्टेशन है या डायरेक्शन है। उसके बाद आगे है कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेट का मतलब यह है कि आपने मुख्तलिफ तरह के जो आपके पास रिसोर्सेज हैं इनको कोऑर्डिनेट करना है, इनको एक दूसरे के साथ हम आहंग करना है, इनके अंदर यकसानियत लानी है। आप कुछ इस तरह से इनको मैनेज करना है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट ना हों, एक दूसरे के अपोजिट पे ना आएँ, एक दूसरे को प्रोपेल ना करें बल्कि एक दूसरे के हामी बने। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की, गुड एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को एक हारमोनियस वे में लेकर चले, एक यकसानियत के साथ इनको आगे बढ़ाए, इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे चले। कोऑर्डिनेशन जितनी बेहतर होगी इतना आपका जो कमांडिंग अथॉरिटी है वो उतनी ज़्यादा मजबूत और अच्छी होगी। अगर आपके कोऑर्डिनेशन वीक है, कोऑर्डिनेशन कमज़ोर है, तो फिर आप एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर या गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर आप फायज नहीं हो सकते, उसके अंदर फिर बहुत सी पेचीदगियाँ सामने आएंगी। नेक्स्ट जो आखिरी स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन का वो है आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यानी आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल भी मौजूद है, आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल नहीं आता ये सारी चीज़ें आपकी बेकार हैं। आपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करना है। लेट्स सपोज आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, आपने एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कायम किया, आपने एक अपने डिक्टेशंस, आपने अपने डायरेक्शंस आगे फॉरवर्ड कर दिए, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर आपके पास आगे उसका क्या सोल्यूशन होगा कि आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। यानी आपके पास जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो मस्ट होने चाहिए। ये 5 पिलर्स हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको इन 5 पिलर्स का ख्याल रखना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी ये वही ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ है जो हम आजकल अपने
गवर्नेंस सिस्टम के अंदर सुनते आए हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ तरह के ब्यूरोक्रेसी है हमारे काम में रुकावट डालती है। यकीनन बहुत से औकात के ऊपर ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कमांड को आगे रिटेन करना है या कमांड को बरकरार रखना है, तो बाज़ औक़ात उनको अपने रूल्स का इतना रिजिड और हार्ड रखना पड़ता है कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो पैदा होते हैं। अब जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैक्स वेबर ने इस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को सबसे पहले पेश किया था। उन्होंने ये कहा था कि इंसानों को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ऑफिशियल बिहेवियर के अंदर रिजिडिटी होनी चाहिए, सख्तपन होना चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरह से, दूसरे अल्फाज में मैं यूँ कहूँ कि आप डंडा देकर सबको सीधा कर सकते हैं। तो ऑफिशियल बिहेवियर जो है वो इनके बकौल, मैक्स वेबर के बकौल, आपका ऑफिशियल बिहेवियर रिजिड होना चाहिए। इसी तरह ये भी देखा गया है कि ये जो थ्योरी है जिसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी कहा गया है, ये इनोवेशन और चेंज के मुकाबले में रेजिस्टेंस शो करते हैं। यानी अगर कोई आपका जो कोलीग है वो नई इनोवेशन लाना चाह रहा है, कोई अच्छी चीज़ लाना चाह रहा है या कोई तब्दीली लाना चाह रहा है, तो उसके अंदर ये ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है वो उसके अंदर मुज़ाहमत पेश आती है, वो मुज़ाहमत करती है, रेजिस्टेंस करती है। और इस तरह ये भी है कि इस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी का एक और पिलर ये भी है, यहाँ रूल्स और रेगुलेशन इंतहाई रिजिड होते हैं। यानी उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई लचक नहीं होती, वो रिजिड किस्म के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। यानी उनके जो कवानीन हैं उसको हैंडल करने के, उसको प्रोसेस करने के, उसको एग्जीक्यूट करने के, ये सारे रिजिड किस्म के प्रोसेस होते हैं। इसी तरह यहाँ पर यह भी है कि जो डिसीजन से लेना है, यहाँ पर पूरी टीम का कोई डिसीजन नहीं होता। यहाँ पे एक ऑफिशियल डिसीजन ले लेता है, उससे फिर नेक्स्ट ऑफिशियल, इसी तरह से ऑफिशियल टू ऑफिशियल वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं। उसमें जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जो अपने कोलीग से, अपने वर्कर से, उनसे नहीं लिया जाता। यहाँ सिर्फ ऑफिशियल टू ऑफिशियल आपस में मीटिंग्स होती हैं और वहाँ जाकर वो डिसाइड कर लेते हैं। और इसके साथ ये भी है कि यहाँ पर जो टैलेंट है, उस टैलेंट के जो कदर नहीं की जाती, उस टैलेंट को अहमियत नहीं दी जाती, उस टैलेंट के बहुत सी अच्छी बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है जो कि इदारे और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के मफाद में होती हैं। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी का मैं समझता हूँ नेगेटिव पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस सारी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को अप्लाई करने के नतीजे में होता क्या है, फिर वही सुर्ख फीता। अब हर चीज़ के लिए बॉस के हुक्म का इंतज़ार किया जाता है कि वो आकर कहेगा हमने क्या करना है। यानी एवरीथिंग इज़ डिलेड, हर चीज़ डिलेड होती जाती है। वो हर चीज़ जो है उसके अंदर जो रुकावट पैदा होती जाती है, उसके अंदर मसाइल पैदा होते जाते हैं। अब जो फाइल है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के बाद फिर वही बात आती है, साहब आकर दस्तखत करेंगे फिर आगे काम चलेगा। तो ये जो रेड टैपिज्म जिसको कहा जाता है, सुर्ख फीते का शिकार, ये दर हकीकत उसी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की वजह से ही होता है। तो बहरहाल यहाँ पर हर बंदा ये अपने आप को ये समझता है कि मैं हेल्पलेस हूँ इस मामले में, मैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और वो अपने आप को सिर्फ हेल्पलेस, वो ये भी कहता है कि मैं एंट्रेप्ड हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जो किस्म की जो थ्योरी है मैनेजमेंट थ्योरी, इसके अंदर बहुत दफ़ा टाइम का ज़िया होता है, यहाँ पर रिसोर्सेज का ज़िया होता है, यहाँ पर जो पॉलिसी है वो तो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात उस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के नतीजे में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं तो उनको भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये कुछ इस तरह के नुकात थे जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो दो थ्योरीज़ मैंने आपके सामने पेश की हैं, एक तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और इसके साथ जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 नुकात थे वो क्लियरली समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट एक और थ्योरी XY थ्योरी जिसको कहा जाता है Z थ्योरी, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। उसके तरह फिर हम आगे अपने जो हमारे लेक्चर्स हैं उसकी तरफ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी इन वीडियो से फ़ायदा पहुंचा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।